ट्रम्प का एक पैनिक वाला फेज था, आई कॉल इट T3, ट्रम्प्स, टैरिफ्स, टैंट्रम्स। वो एक फेज खत्म हो गया। कि ट्रेडर्स ज्यादा पैसा कमाते हैं या इन्वेस्टर्स? पेशेंस का तो गेम है ही। जी, ये प्यार व्यार करना चाहिए स्टॉक से या नहीं? एक सेफ पॉइंट पे ले जाने का है कि आप किसी भी स्टॉक में ओवरपे ना कीजिए वैल्यूएशंस। सरकार की जो फिजिकल सिचुएशन है इस टाइम पे वो थोड़ी टाइट है। वी शुड ऑलवेज अवॉइड टाइम करेक्शन एंड प्राइस करेक्शन इन अ स्टॉक। PSU स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का मुझे लगता है कि अभी टाइम करेक्शन और हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर बैंक समिट कैसे लगते हैं आपको? एरोस्पेस, डिफेंस, ड्रोन्स, AI बेस्ड टेक्नोलॉजी, डेटा सेंटर्स जो हमारे नए आ रहे हैं, इथेनॉल बेस्ड भी थीम्स हैं। इन थीम्स में काफ़ी एक्साइटमेंट है। ऐसे स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाएं जहाँ पे कम से कम 18-20% या उससे ज़्यादा की ग्रोथ आ रही है। हेलो एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सीरीज शेयरों की बात एक्सपर्ट्स के साथ। और आज हम जिस विषय पे बात करेंगे उसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको ज़रूर मदद करेगा आपको आपके पोर्टफोलियो बनाने में भी और अच्छे रिटर्न्स लाने में भी। आज जो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो है मिस्टर अमित कुमार गुप्ता। ही इज़ फाउंडर एंड CIO फिनट्रेक कैपिटल के हैं। इनको एक्सपीरियंस है करीबन 20 साल का, और ये करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। ये एक स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, उसे हम बोलते हैं स्कटलबट। शायद आपने इसका नाम पहली बार सुना होगा। स्कटलबट स्ट्रेटजी है क्या, इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल अमित जी कैसे करते हैं, ये जानने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू फॉर हैविंग मी। प्लेजर सर। अमित सर, ये बताइए, पहले स्कटलबट से ही शुरू करते हैं। ये स्ट्रेटजी है क्या और इसको आप कैसे अपनी डे टू डे यूज में लाते हैं फॉर बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए क्या अहम इंडिकेटर्स होते हैं? राइट। सो स्कटलबट जो है वो एक सेकेंडरी रिसर्च डिवाइस है। प्राइमरी डिवाइस जो है वो हमारा यूजुअल फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है वही है कि हम एक अच्छे मैनेजमेंट में, अच्छे बिजनेस मॉडल में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि फ्यूचर में ग्रो कर सकता है। जी। तो उसके लिए जो यूजुअल फंडामेंटल पैरामीटर्स होते हैं कि बैलेंस शीट को स्टडी करना, कैश फ्लोज को स्टडी करना, और वहाँ पे कोई रेड फ्लैग्स ना है उसको अवॉइड करना, उस बिजनेस मॉडल में क्या ग्रोथ हो रही है वो देखना, ये सब हमारे फंडामेंटल एनालिसिस या मेन रिसर्च का पार्ट होता है। करेक्ट। लेकिन इसको सप्लीमेंट करने के लिए हम एक स्कटलबट रिसर्च फॉलो करते हैं, जहाँ पर हम जो उस कंपनी से रिलेटेड लोग हैं, चाहे वो सप्लायर्स हों, वेंडर्स हों, एम्प्लॉयज़, एक्स एम्प्लॉयज़, उस मैनेजमेंट के थ्रू बात करके हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज की डेट में इन्फॉर्मेशन आर्बिट्राज नहीं रह गया मार्केट्स में। बिल्कुल। आप कोई भी पोर्टफोलियो करते हैं, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली हो गई। आज से 20 साल पहले तो एनुअल रिपोर्ट्स भी मिलना मुश्किल होती थी, हार्ड कॉपी उनको पढ़ने में इतना टाइम लग जाता था। जी। तो इन्फॉर्मेशन बहुत मुश्किल से मिलती थी। इवन 10 साल पहले भी कम था। लेकिन सोशल मीडिया के आने से और जो हमारी कोविड के बाद एक इन्वेस्टर बेस में ग्रोथ हुई है, उस वजह से इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। एटलीस्ट जो पब्लिकली रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसका एक्सेस बहुत फास्ट हो गया है, वेदर थ्रू ट्विटर और वेदर थ्रू व्हाट्सएप। कोई भी रिजल्ट आता है आपके पास तुरंत एनालिसिस आ जाता है। और ये कंपाउंड हो गया AI के आने से। AI के आने से अब ये और भी आसान हो गया है, क्योंकि AI पास्ट डेटा सारा पढ़ सकता है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मिस इन्फॉर्मेशन जो स्प्रेड हो जाती है मार्केट में, उसको वेरीफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि कई बारी इशू जो होता है वो ये होता है कि एक स्टॉक की स्टोरी को ग्लोरीफाई कर दिया जाता है या हाइप कर दिया जाता है, ओवर हाइप कर दिया जाता है। तो उसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। वो जो वैल्यू चेन में लोग काम कर रहे हैं, जो उस कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, उनके साथ करना। और इस प्रोसेस को हम स्कटलबट कहते हैं, जहां पर हम ये कॉन्टैक्ट्स बनाने की कोशिश करते हैं कि उस कंपनी से रिलेटेड जो लोग हैं उनके साथ हमारा कॉन्टैक्ट रहे। और कभी भी अप डाउन होता है बिजनेस साइकिल में, तो हम
उनसे वेरीफाई कर सके, चाहे वो सही इन्फॉर्मेशन है या गलत इन्फॉर्मेशन है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, कितनी ज़्यादा पॉजिटिव है, क्या एक लॉन्ग टर्म तक उसका इम्पैक्ट रहेगा, और अगर नेगेटिव है तो क्या शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट रहेगा या लॉन्ग टर्म रहेगा, वो आइडेंटिफाई करना हमारे लिए क्रिटिकल हो जाता है। अमित जी, जैसे आप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो क्या इसी बेसिस पर आइडेंटिफाई करते हैं या फिर कुछ और भी क्राइटेरियाज है जिनको लेके आप अपने स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं? ये प्राइमरी क्राइटेरिया तो बिजनेस ही रहता है कि एक बिजनेस में एक आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि उसमें एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए अपने आप खड़े होने की, और उसमें ग्रोथ हमें देखनी चाहिए। यूजुअली हम प्रेफर करते हैं कि जिस कंपनी में हम ग्रोथ कर रहे हैं, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी ग्रोथ कम से कम 20% से तो हो रही है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ही 6.5-7%, 8% तक भी चली जाती है, प्लस इन्फ्लेशन है, तो हमें उसे बीट करना है, बेंचमार्क को हमें बीट भी करना है अल्फा जनरेट करने के लिए। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम ऐसे स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाएं जहाँ पे कम से कम 18-20% या उससे ज़्यादा की ग्रोथ आ रही है। तो वो तो हमारा बेस रहता ही है। बिजनेस में एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उसके अलावा उसमें कैश फ्लोज होने चाहिए, फ्री कैश फ्लोज हो जिसे कंपनी वापस रीडिप्लॉय करना चाहे, और मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मैनेजमेंट में प्रायर कोई फ्रॉड्स ना हो या रेड फ्लैग्स ना किए हो, तो वो ही प्राइमरी रहता है। लेकिन स्कटलबट एक सप्लीमेंट्री स्ट्रैटेजी हो जाती है वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि जो कि मुझे लगता है कि आज के नॉइज फुल एक इन्वेस्टिंग एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के जैसे इंफॉर्मेशन स्प्रेड बहुत इजीली हो जाती है, वैसे मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत इजीली स्प्रेड हो जाती है। 100%। तो उसमें स्टॉक रिएक्ट भी शायद कर जाएगा टेम्परेरीली, नेगेटिव या पॉजिटिवली, बट आपके पास वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको क्विकली वेरीफाई करें अपने सोर्सेज के थ्रू, अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, और अप्रोप्रिएट अगर एक्शन लेना है, चाहे वो पोजीशन रिड्यूस करनी हो चाहे पोजीशन बढ़ानी हो, वो अकॉर्डिंगली हम ले सकते हैं। अमित जी, इस स्कटलबट स्ट्रेटेजी में एक इशू जो हो सकता है वो हो सकता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग का, क्योंकि अगर आप कंपनी की मैनेजमेंट से बात करते हैं या उनके एम्प्लॉय से बात करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं क्रिटिकल इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है विच इज नॉट अलाउड एक्चुअली। सो उसे आप कैसे जूझ सकते हैं? एक्चुअली इस पे जो यूजुअली अगर कोई एम्प्लॉय होता है तो उनके पास तो इनसाइडर ट्रेडिंग के नॉर्म्स एप्लीकेबल हो गए हैं, और अगर आपको पता हो तो अभी 1 महीना पहले ही सेबी ने नया रूल निकाला है कि जहाँ पर जो साइलेंट पीरियड है, जो कि फर्स्ट ऑफ द मंथ ऑफ द क्वार्टर होता है, जैसे अभी हम अप्रैल टू जून क्वार्टर में है, तो 1 अप्रैल से वो इनसाइडर ट्रेडिंग का रूल चालू होगा, और जब तक रिजल्ट नहीं आया था उसके 48 आवर्स बाद तक वो रहेगा। तो सारे लोगों के जो भी इनसाइडर हैं एक्चुअली जो कि की मैनेजमेंट रोल्स में, उन सबके पैन ही फ्रीज कर दिए गए हैं। अच्छा। तो वो पैन ही जब फ्रीज हो गया तो वो ट्रेड ही नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार क्या होता था कि लोग गलती से भी ट्रेड कर देते थे, मतलब कि इनसाइडर ट्रेडिंग की विंडो खत्म नहीं हुई है और एक दिन पहले कर दिया, रिजल्ट आ गया 24 घंटे बाद कर दिया, या पहले गलती से कर दिया, कुछ इमरजेंसी थी, फैमिली इमरजेंसी थी, कुछ शेयर बेचने थे तो वो बिक गए। तो ऐसे भी केसेस हुए हैं कि जहाँ पे 5 शेयर बेचे गए हैं, या बहुत ही मतलब 1 लाख की वैल्यू के, 2 लाख की वैल्यू के, तो ये सब रहते हैं। तो वो भी जो भी हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं, वो उनको लोगों को ये पता होता है कि ये नॉर्म्स हैं मार्केट में। उसके अलावा पब्लिक इंफॉर्मेशन जानना हमारा मकसद नहीं है स्कटलबट से। हमारा मकसद ये है कि जो एक ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उस पे क्या चेंज आ रहा है वो समझना जरूरी है, क्योंकि मार्केट में जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट होती है उसमें रेट ऑफ चेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेट ऑफ चेंज ये है कि वो आज कंपनी 15% से बढ़ेगी या 20% से बढ़ेगी। अगर 20% से बढ़ रही है तो उसमें कोई क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो हम स्कटलबट से वेरीफाई कर सकते हैं। हमारी इंटेंशन इनसाइड इन्फॉर्मेशन या इनसाइड ट्रेडिंग करने की नहीं होती। अमित जी, मार्केट में बहुत सारे भी न्यूज है, you know there's so much of noise। आप टैरिफ्स की बात करें, आप जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें, कभी क्रूड 70 के ऊपर जाता है तो कभी 60 के नीचे फिसल जाता है, गोल्ड कभी तो रिकॉर्ड हाई पे जाता है, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, अब फिर से ऊपर के रुझान जो है देखने को मिल रहा है। सो there's so much of noise around, वॉर की सिचुएशन है, ये है, तो हमको फिल्टर कैसे करना है व्हेन वी आर इन द मार्केट्स? हमारा एक पोर्टफोलियो है और हम एक्टिव है मार्केट में, सो हाउ डू यू फिल्टर ऑल दिस इंफॉर्मेशन एंड फोकस ऑन द कोर? राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। सी, इंफॉर्मेशन फिल्टर करने के लिए आपको पहले अपना पोर्टफोलियो जानना बहुत ज़रूरी है, कि आपने जो स्टॉक्स किए हैं, इन्वेस्ट किया है, वो स्टॉक क्या क्या काम करते हैं। अगर आपने किसी
टिप पर स्टॉक बाय किया है या किसी के कहने पर बाय किया है, किसी बड़े इन्वेस्टर ने बाय किया है इसलिए आप बाय किया, तो वो एक सही स्ट्रैटेजी नहीं होती है। करेक्ट। क्योंकि जब वो इस तरह की वोलेटिलिटी आती है मार्केट में बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस आ गई है अभी, तो यूजुअली शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी भी होती है, बट अभी तो क्या था कि पिछले 4-5 साल से कोविड के बाद मार्केट बहुत ज़्यादा चला था, तो एक वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा थी मार्केट में, सेकेंडली पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा थी मार्केट में, और थर्डली अर्निंग स्लो डाउन हो गया था लास्ट ईयर। आपको पता होगा कि इलेक्शंस के बाद हमारा अर्निंग स्लो डाउन स्टार्ट हो चुका था, तो ये काफ़ी सारे पैरामीटर्स ऑलरेडी मार्केट में थे, और उसके ऊपर से ये ट्रम्प टैरिफ्स का इशू आ गया है, प्लस जो कि एक्सपेक्टेड तो था लेकिन इतना ज़्यादा आएगा वो थोड़ा कम एक्सपेक्टेड था, और प्लस अभी ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया पाकिस्तान की हो गई है। तो ये वोलेटिलिटी जो क्रिएट करती है, आपको ये देखना है कि ये कितना इम्पैक्ट करेगी आपके पोर्टफोलियो पे और आपके स्टॉक्स पे। तो उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी 2 टाइप्स की होती है, एक तो एसेट एलोकेशन कि आप कितना इक्विटी में रखेंगे, कितना डेट में, कितना गोल्ड में, और या फिर अदर एसेट्स में अगर कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा है। और दूसरी आपकी इक्विटी के अंदर भी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप कितना लार्ज कैप रखेंगे, आपके फाइनेंशियल गोल्स और आपकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या सूट करता है। अगर आप बहुत कंजर्वेटिव हैं तो आप बहुत ज्यादा अगर स्मॉल कैप मिड कैप्स ले लेंगे तो आप कभी भी कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि उसमें वोलेटिलिटी ऑब्वियसली ज्यादा होती है, रिटर्न भी ज्यादा आती है, लेकिन ऐसे एनवायरनमेंट में वोलेटिलिटी भी ज्यादा होती है। तो आपको दोनों लेवल पे समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट एसेट एलोकेशन कैसे करनी है और इन्वेस्टमेंट में क्या बाइफर्केशन रखनी है लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप्स की। तो ये जब आप डिसीजंस करेक्ट करेंगे उसके बाद आपके स्टॉक्स भी वैसे ही चूज होंगे। अगर आपने डिसाइड किया है इस टाइम पे कि वोलेटिलिटी ज्यादा होगी तो मैं स्मॉल कैप्स कम कर दूंगा और मे बी कैश पे चला जाऊंगा या लार्ज कैप्स पे चला जाऊंगा। तो वो समझना बहुत जरूरी है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एक बारी क्लियर है तो उसके बाद फिर वो स्टॉक्स को हैंडल ही करना है, उसमें स्टॉक्स में ही देखना है कि क्या अप डाउन उसमें हो रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो मार्केट में आते हैं वो एक कलेक्शन ऑफ कंपनीज बना लेते हैं अपने पोर्टफोलियो में। वो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी लेड पोर्टफोलियो नहीं होता। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होगी तो आपको एक्चुअली इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चेंज करनी है और स्टॉक्स अप्रॉक्सीमेटली उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपकी अगर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है तो उन पोर्टफोलियोज पे फिर आप अननेसेसरी भी रिएक्ट कर सकते हैं कि कहीं पे टेम्पररी इशू आया है या जैसे अभी जियोपॉलिटिक्स चल रहे हैं तो उसमें हो सकता है आप टेम्पररी रिएक्ट करते हैं, प्लस माइनस फालतू में कर ले, अननेसेसरी करें। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप पहले इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फिक्स करिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की हेल्प लीजिए और उसके हिसाब से फिर आप स्टॉक्स चूज कीजिए। तो वो मुझे लगता है, इसलिए हम ये कहते हैं कि आर स्ट्रैटेजी एट फिनट्रेक कैपिटल इज स्कटलबट लेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। बिल्कुल। अब अहम सवाल ये है कि बहुत डिबेट चल रहा है आजकल वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि ट्रेडर्स ज़्यादा पैसा कमाते हैं या इन्वेस्टर्स? दोनों पैसा कमाते हैं। मैं ये कहता ही नहीं कि ट्रेडर्स ज़्यादा कमाते हैं या इन्वेस्टर, क्योंकि उसका कोई पैरामीटर भी नहीं है, ना ही मेरे को नॉलेज में कहीं कोई स्टडी हुई है कि ट्रेडर्स कराते हैं। एफएनओ में ये ज़रूर कहते हैं, सेबी ने कुछ निकाली हैं स्टडीज पिछले 2 साल में कि ऑलमोस्ट 89% ऑफ द पीपल हु आर डैबलिंग इन एफएनओ मार्केट दे आर लूजिंग मनी, और इसीलिए हमने पिछले 1 साल में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस भी देखी हैं एफएनओ में। बट मेरा पर्सनल व्यू ये है कि आप जो भी कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको करना डिसिप्लिन से ही है काम, और अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड को समझ के करना है। अगर आप मार्केट में 1 लाख रुपए खोने का आपको डर है तो शायद ट्रेडिंग आपके लिए सही चीज नहीं है। आपको एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आपका बेस 1 करोड़ का है तो मे बी यू कैन थिंक ऑफ की डूइंग इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग बोथ एट द सेम टाइम। एंड देन आपके गोल्स क्या है। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं लेकिन आपके पास टाइम नहीं है तो इट्स बेटर कि आप वो इन्वेस्टिंग का जो रिसर्च का प्रोसेस होता है या डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस होता है, एग्जीक्यूशन का प्रोसेस होता है, उसको आउटसोर्स कर दें, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लें या पीएमएस एआईएफ करें। तो इसमें 3 चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिफोर डिसाइडिंग कि आपको इन्वेस्टिंग करनी है, ट्रेडिंग। आपकी एसेट एलोकेशन क्या है, आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, और थर्डली आपका खुद का टेम्परामेंट क्या है। अगर आपको लॉन्ग टर्म आप होल्ड नहीं कर सकते स्टॉक तो कोई पॉइंट नहीं है इन्वेस्टर बनने का।
अगर आप होल्ड कर सकते हैं एक्चुअली क्योंकि प्रॉफिट में तो हर कोई होल्ड कर लेगा, जी, लेकिन जब उसमें वॉलेटिलिटी होगी, मे बी 30-40% स्टॉक डाउन जाएगा, तब आप कैसे रिएक्ट करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो टेम्परामेंट को समझना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और डिसिप्लिन भी बहुत और इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन फिर रखना है। अगर इन्वेस्टर है या ट्रेडर है, दोनों में ही डिसिप्लिन रखना है। सिर्फ ट्रेडर को शॉर्ट टाइम फ्रेम में डिसिप्लिन रखना पड़ता है, इन्वेस्टर को लॉन्ग टाइम फ्रेम में डिसिप्लिन, लेकिन डिसिप्लिन इज अ मस्ट। स्पेशल सिचुएशन स्ट्रेटजी, ये क्या स्ट्रेटजी है? राइट, सो इट्स अ इक्विटी बेस्ड स्ट्रैटेजी ओनली, जो कि हम फिनट्रेक पे प्रमोट भी करते हैं, हम लोग एडवाइस भी करते हैं उसमें। और क्या होता है कि एक कंपनी जो लिस्टेड कंपनी है, उसके साइकिल में एक काफ़ी इवेंट्स होते हैं। वो कंपनी कोई मर्जर कर रही है, किसी कंपनी को एक्वायर कर रही है, हो सकता है कंपनी में डी मर्जर हो रहा हो, एक कंपनी 2-3 कंपनीज में डिवाइड हो रही हो, अलग अलग ऑपरेशंस कर रही हो, कंपनी हो सकता है डी लिस्ट कर रही हो, कंपनी में बायबैक हो रहा हो, तो ये सब इवेंट्स हैं बेसिकली। तो स्पेशल सिचुएशन स्ट्रैटेजी जो है वो इन इवेंट्स को केटर करती है, और मे बी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 to 6 months टू अप टू 1.5 to 2 years हम इसको ट्रैक करते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो हमारा ट्रिगर होता है स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का, वो कोई इवेंट होता है। वो इवेंट जब होने वाला होता है या हो चुका होता है ऑलमोस्ट, तब हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी हमने कुछ साल पहले टाटा कंज्यूमर में इन्वेस्ट किया था। तो टाटा कंज्यूमर में 2 बिजनेसेस होते थे, एक तो एफएमसीजी वाला बिजनेस था, और दूसरा कुछ बिजनेस एफएमसीजी का ऐसा था जो कि टाटा केमिकल्स एक दूसरी कंपनी होती थी, उसमें इन्वेस्टेड होता था। तो अगर आपको पता हो तो टाटा केमिकल्स में ये टाटा सॉल्ट जो है ये उसमें होता था, टाटा टी वगैरह उसमें होता था। तो उन्होंने डीमर्ज किया था टाटा केमिकल से, वो वाला बिजनेस एफएमसीजी वाला बिजनेस यहाँ पे ले आया था। उसमें उनका रीजन ये था कि टाटा केमिकल में केमिकल वाला बिजनेस भी है, जो कि बहुत वोलेटाइल होता है, क्योंकि उसमें सोडा ऐश का बिजनेस है। उसमें 8 महीने साइकिल डाउन रहती है, 4 महीने साइकिल अप रहती है। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 12 month बेसिस, बट बीच में 1 महीना अप रहेगी, फिर 1.5 महीना डाउन, फिर ऐसा होता था। तो वो बिजनेस बहुत वोलेटाइल था, तो उसकी वजह से जो एफएमसीजी का बिजनेस था उसको राइट वैल्यूएशन नहीं मिल रही। तो देन द टाटा बोर्ड डिसाइडेड to demerge the FMCG vertical from Tata Chemicals and merge it with Tata Consumer. So अब Tata Consumer जो था वो एक प्योर प्ले FMCG कंपनी बन गई थी, जिसमें आपके सारे टाटा के प्रोडक्ट्स, टाटा सॉल्ट, टाटा टी, टाटा टेटली, टी बैग्स जो आते हैं, स्टारबक्स, ये सारे आ गए थे। तो उसमें फिर री रेटिंग हुई और वो स्टॉक 200 का 1000 रुपए हो गया ओवर अ पीरियड ऑफ 1.5 to 2 years। तो इस टाइप की सिचुएशंस जब हम आती हैं तब हम उसमें इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन अभी बन रही है? अभी बन रही है, बट बिकॉज ऑफ कंप्लायंस आई विल नॉट बी एबल टू टेक नेम्स, बट वी हैव ऑब्वियसली रिकमेंडेड वेरी रिसेंटली, वी हैव रिकमेंडेड अ फार्मा कंपनी जिसमें one of the verticals is getting demerged in 6 months, and that will be listed also. So अभी जो करंट मार्केट कैप है कंपनी की, वो डीमर्ज वर्टिकल की 3x हो जाएगी। दैट इज द एक्सपेक्टेशन, सो दैट्स व्हाई वी हैव इन्वेस्टेड इन दैट कंपनी। बट सी क्योंकि कड़े रूल्स इतने कड़े हो गए कि आप स्टॉक का नाम नहीं ले सकते, बट एक आम आदमी को, जैसे आप स्टॉक का नाम नहीं लेंगे तो आम आदमी को इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी? आई मीन आप बोलते हैं उनको कि आप प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट्स पढ़िए, बैलेंस शीट पढ़िए, अर्निंग्स को देखिए, उसके बाद निवेश करिए, बट सबको नहीं आता। तो व्हाट इज द स्ट्रेटजी दैट दे शुड फॉलो? दे शुड गो टू एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ओनली, और कुछ और विकल्प भी है कि वो खुद भी कुछ कर सकते हैं? सी, इसमें पर्सनल सर्कमस्टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फाइनेंशियल क्या है। अगर आपके पास टाइम है, एनर्जी है और थोड़ा स्किल लेवल है, तो ये चीज़ें आप खुद भी सीख सकते हैं। आजकल बहुत सारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं, हम खुद बहुत फाइनेंशियल एजुकेशन करते हैं। हम ऑलमोस्ट महीने में 15-20 बार न्यूज़लेटर्स लिखते हैं, जस्ट टू मेक पीपल अवेयर कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो हमारे जो बिल्कुल ऐसे पक्के वाले क्लाइंट्स हैं, वो तो कहते हैं कि हम और कुछ पढ़ते ही नहीं, हम सिर्फ न्यूज़लेटर्स पढ़ते हैं। इसलिए सिर्फ पढ़ते हैं क्योंकि हमें सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाती है। तो या तो आप एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के थ्रू कर रहे हैं, या फिर आप खुद वो चीज़ें सीख रहे हैं। खुद जब आप चीज़ें सीखेंगे तो उसमें टाइम हो सकता है ज़्यादा लगे, और मे बी द स्कोप ऑफ डूइंग मिस्टेक्स ऑल्सो इंक्रीजेस। सो मे बी मेरा ये आइडिया है कि आप एजुकेशन अपनी कीजिए और उसके साथ स्टार्टिंग में एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी रख लीजिए, सो दैट आपका जो भी
प्लस माइनस हो रहा है पोर्टफोलियो में, वो आपको आइडिया रहे दोनों केसेस में। अगर आपने पैसा बनाया तब भी और अगर पैसा लूज किया तो आपको अपनी मिस्टेक्स पता होनी चाहिए। और एक पॉइंट पे अगर आपको जाके लगे अपनी वेल्थ जर्नी में कि नहीं मैं ये अकेले कर सकता हूँ तो ठीक है, नहीं तो investment advisors are always there to help you in that process of wealth generation. As far as I know you, Amit ji, आप SMIDs में काफी फोकस करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स जिन्हें हम बोलते हैं। और SMIDs के बारे में ये कहा जाता है कि जब मार्केट वोलेटाइल हो या अनिश्चितता का माहौल हो तो उनसे दूर रहना चाहिए। वही आपकी स्ट्रेटेजी है या फिर अभी भी आप फोकस जो है वो स्मॉल और मिड कैप पे ही कर रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि सारी चीज़ें साइकिल में चलती हैं। अगर SMIDs एक टाइम पे बहुत अंडर वैल्यूड हो जाते हैं तो फिर ओवर वैल्यूड भी हो जाते हैं, क्योंकि पेंडुलम जो है वो बीच में कभी नहीं रहता है, वो या तो बहुत ही अंडर वैल्यूएशन की तरफ जाता है या ओवर वैल्यूएशन। तो पिछले 6 महीने में करीब वो ओवर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गई थी। आई एम टॉकिंग लाइक सेकेंड हाफ ऑफ 2024। वो जो ओवर वैल्यूएशन थी वो काफ़ी करेक्ट हो गई है। 20 से 25% तो हो ही गई। हाँ, हो गई है। स्टॉक्स में भी प्रॉब्ली इवन थोड़े ज्यादा हो गए हैं, 40 to 50%। हाँ, अगर क्वालिटी स्टॉक है तो मेरे को लगता है 30% की मीडियन हुई है। BSE 500 में अराउंड 28% की मीडियन करेक्शन है। तो मुझे लगता है कि वो ओवर वैल्यूएशन तो करेक्शन हो गई है, लेकिन क्योंकि इकोनॉमी में अभी थोड़ी स्लो डाउन है तो बाउंस बैक उतना शार्प नहीं होगा इस साल 25 में। स्टॉक स्पेसिफिक ऑब्वियसली हो सकता है, बट एज अ बास्केट में भी इतना शार्प नहीं होगा। तो वो बाउंस बैक आने में हो सकता है और 3-4 महीने लग जाए। शार्प बाउंस बैक में मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन है, वो अर्निंग्स वापस आएंगी तो उसमें टाइम लग सकता है। बट अगर कोई नया पैसा डालना चाहता है मार्केट के अंदर तो ये बहुत राइट टाइम है, क्योंकि वैल्यूएशंस करेक्ट हो गई हैं, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी थोड़ी सी ट्वीक हो रही है। जो पुराने बुल मार्केट के लीडर्स थे, सेक्टर्स थे रादर, वो थोड़ा स्लो डाउन हो गए हैं, उनमें इंटरेस्ट कम हो गया है, इंस्टीट्यूशनल भी और रिटेल भी, काफी उसमें एग्जिट्स हो चुके हैं। तो अब ये बुल मार्केट के लीडर्स चेंज होंगे अगले 3-4 महीने में। तो मुझे लगता है ये राइट टाइम है एक्चुअली वापस से स्मॉल कैप और मिड कैप में पोजीशंस बनाने का। वोलेटिलिटी हमेशा इनमें ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू लार्ज कैप्स, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी फिर उस हिसाब से रिटर्न्स की ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। जैसे कि आपने कहा कि अब चर्न होने वाला है, साइकिल चेंज होता रहता है इंडस्ट्री वाइज, स्टॉक वाइज, बिजनेस वाइज, तो अब आपके थीम्स क्या है जो आप ले आउट कर रहे हैं? राइट, सो इसमें 2-3 थीम्स तो ऐसी हैं जो कि थोड़ा रुक कर पता चलेंगी कि वो लार्ज बनेंगी या नहीं बनेंगी, क्योंकि उसमें टैरिफ का इम्पैक्ट हो सकता है। लाइक ऑटोज हैं, केमिकल्स हैं, इनमें हो सकता है। बट सिलेक्टिव केमिकल्स, सिलेक्टिव फार्मा नेम्स, डोमेस्टिक फार्मा नेम्स जो हैं उनमें हम काफी बुलिश हैं। इवन हॉस्पिटल्स में डायग्नोस्टिक चेन्स में हम काफी बुलिश हैं। उसके अलावा मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सेफ आपको बेट लेनी है तो लेंडिंग फाइनेंशियल्स आर आल्सो देयर। मे बी उस टाइप की ग्रोथ नहीं आएगी जो हमने पिछले डिकेड में देखी थी, बट क्योंकि वैल्यूएशंस काफी ठीक ठाक हैं, तो इवन स्मॉल कैप मिड कैप्स में फाइनेंशियल्स, लेंडिंग फाइनेंशियल्स या फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस जैसे फॉर एग्जांपल, या फिनटेक्स, इन पे ध्यान देना चाहिए, इनमें है। बाकी मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल साइकिल भी वापस आएगी। तो हमारा काफी 20-25% ऑफ द पोर्टफोलियो इज इन्वेस्टेड इनटू इंडस्ट्रियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग थीम। टैरिफ्स की सिचुएशन कैसे डेवलप होती है उससे चाइना +1 को एक्चुअली बूस्ट मिल सकता है। तो वहां पर थीम मुझे लगती है और भी 4-5 साल वो थीम चलेगी, तो वहां पर हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं। अमित जी, ये बताइए, जैसे कोई इन्वेस्टर है, उसका पोर्टफोलियो है, उस पोर्टफोलियो को 5 साल से देख रहा है, उसमें ज्यादा बदलाव नहीं कर रहा, आप कह रहे हैं कि सेक्टर रोटेशन होगा, लीडरशिप एक हाथ से दूसरे हाथ में चली जाएगी, तो ऐसे में कितने, हाउ ऑफन शुड वन रियली रिव्यू एंड रीशफल एंड रीबैलेंस वंस पोर्टफोलियो, और ये क्या जरूरी है? सो मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, जो कि 3 से 5 साल का पोर्टफोलियो मिनिमम बनाते हैं। तो ऐसे लोगों को यूजुअली वंस अ ईयर अगर वो रिव्यू कर रहे हैं और वो राइट स्टॉक्स में हैं अगर, तो मुझे लगता है कि सफिशिएंट होता है। बाकी छोटा मोटा चेंज तो क्वार्टरली रिव्यू के बाद भी हो सकता है, बट बड़ा चेंज मेरे को लगता है कि एटलीस्ट आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से कि 2 साल 3 साल मैं इसको होल्ड करूंगा, 5 साल होल्ड करूंगा, तो उसमें क्वार्टरली अर्निंग्स पे इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए टिल आपकी जो बेसिक इन्वेस्टमेंट थीसिस है
वो इन प्लेस है। तो उसमें अगर आप क्वार्टरली एक बारी रिव्यू भी कर रहे हैं और ईयरली एक बारी पूरे पोर्टफोलियो का रिव्यू भी कर रहे हैं, तो देन आई थिंक इट शुड बी ओके। बाकी इट्स अ साइकिल। अगर वो ओवर वैल्यूड बहुत ज्यादा हो गए हैं, जैसे लास्ट ईयर हो गए थे, तो यू हैव टू चेंज अ लिटिल बिट। कैश रेज करना पड़ेगा आपको मार्केट में, क्योंकि कैश जब आप रेज करते हैं तो आपके पास कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर मार्केट में करेक्शन आती है तो उसमें आप डिप्लॉय कर सके फिर नीचे। तो जैसे कि हमने भी किया था, ऑलमोस्ट 30%, 25-30% वी वर इन कैश। सो वो विच वी हैव स्टार्टेड डिप्लॉइंग फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स, स्लोली एंड स्लोली। बट जो आप बात कर रही हैं वो शायद टाइम करेक्शन की है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो हिलते ही नहीं है। सो फॉर और वो बहुत ब्लू चिप स्टॉक्स के साथ भी हुआ है। यू नो, रिलायंस था 2008 से 2016 तक चला रही, जब जियो आया तब री रेटिंग हुई। ऐसे आपको याद होगा 2003 to 8 HUL नहीं चला था। यू नो, पूरा बुल मार्केट खत्म हो गया था, बट HUL का प्राइस ऑलमोस्ट सेम था, रिटर्न्स वर सेम। ऐसे ही इन्फोसिस था 2000 में, जब .com बबल हुआ, उसके बाद रेवेन्यू बढ़ता रहा, मार्जिन्स वर गुड, बट स्टॉक नहीं चला था 7-8 साल ऑलमोस्ट। सो दैट साइकिल केम बैक इन 2009-10 अगेन। सो कई बार ब्लू चिप स्टॉक्स अगर बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो जाते हैं तो उनमें टाइम करेक्शन इज अ मस्ट। वो हो सकती है, वो लार्ज कैप में भी हो सकती है, वो मिड एंड स्मॉल में भी हो सकती है। बट आपको, आपका विजन क्या है कि अगर आपको 5 साल होल्ड करना है स्टॉक और आप देख रहे हैं उसमें रिटर्न पोटेंशियल में भी 5x है, तो बीच में 1 साल के टाइम करेक्शन यू कैन बियर इट, ओके। बट अगर ऐसा है कि यार वो स्टॉक 50-60% गिर जाएगा, 70% गिर जाएगा और मे बी रिकवरी आएगी, मे बी नॉट, देन इट्स बेटर टू एग्जिट दैट स्टॉक। सो इट्स अ वेरी स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच समटाइम्स, कि आपको वैल्यूएशंस भी देखनी है, आपको लार्जर पिक्चर भी देखनी है, और आपको वो करंट लेवल पे क्या पोर्टफोलियो में कैश जनरेट करना है या नहीं करना, वो भी देखना है। तो इसका जो मिक्स होगा वही आपको राइट डिसीजन दे सकता है। इट समटाइम्स सो हैपेंस अमित जी कि आपको किसी स्टॉक से ना प्यार हो जाता है, चाहे वो 50% नीचे जाए या 70% नीचे जाए, आपको लगता है कि नहीं मुझे इसको प्रॉफिट में ही काटना है, और उसके चक्कर में आपका पोर्टफोलियो डेंट हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ये प्यार व्यार करना चाहिए स्टॉक से या नहीं? नहीं, प्यार तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर बिजनेस में टर्न अराउंड की पोटेंशियल है, तभी ऐसे स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। कितनी पेशेंस रखनी पड़ेगी? नहीं, पेशेंस का तो गेम है ही। उसमें एक्चुअली क्या होता है कि ना, वैल्यूएशन आपने क्या पे करी है इस पे बात पे बहुत डिपेंड करता है। अगर आपने वो स्टॉक टॉप पे लिया हुआ है, वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव लिया हुआ है, तो आप ये मानिए कि वो 50-60% का इशू नहीं है कि वो गिर जाएगा। स्टॉक 50% डाउन होके भी गिर जाते हैं। अमेजोन पे 70% गिरा था 2000 क्राइसिस। सो वहां पे इशू जो हो जाता है वो ये है कि क्या ये कंपनी बर्बाद तो नहीं हो जाएगी, क्या ये कंपनी का बिजनेस मॉडल ही खत्म तो नहीं हो जाएगा, ऑब्सोलीट तो नहीं हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं मतलब रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, बट येस बैंक जैसे था, तो येस बैंक अगर 200-300 पे ही ये पता चल गया था कि इस बैंक में कुछ नहीं होगा, लेकिन उसमें करेक्शन भी हुई और बाउंस बैक भी जो हुआ वो भी कुछ खास नहीं हुआ है। तो वहां आपका परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल, तो वो परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल जो है वो हमेशा अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज दैट डेंट्स योर पोर्टफोलियो, दैट डेंट्स योर ओवरऑल रिटर्न्स एंड दैट डेंट्स योर कॉन्फिडेंस। तो आप, हमें कभी भी मार्केट में कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। तो उसको एक सेफ पॉइंट पे ले जाने का है कि आप किसी भी स्टॉक में ओवर पे ना कीजिए वैल्यूएशंस। कि अगर वो स्टॉक की एक फेयर वैल्यू 100 रुपए के करीब है, तो आप उस पर 200 रुपए पे ना कीजिए या 250 रुपए। अगर आपने 100 रुपए किया है और वो 50 रुपए हो जाता है, 50% गिर जाता है, then still it can bounce back when the cycle comes back. बट अगर आपने 200 रुपए किया है तो एक तो प्राइस करेक्शन भी होगी, 200 का मे बी 50 हो जाएगा, और टाइम करेक्शन भी होगी। तो टाइम करेक्शन भी बहुत पेनफुल हो जाती है कई बार, क्योंकि आपने प्राइस करेक्शन भी देख ली, उसके बाद 2-3 साल वो साइकिल भी वापस नहीं आएगी। तो we should always avoid time correction and price correction in a stock. We can probably take only one, if at all. वैसे तो अवॉइड ही करनी चाहिए, बट अगर हो भी जाए तो एटलीस्ट एक ही होनी चाहिए, दोनों नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों की पॉसिबिलिटी है, देन वन शुड एग्जिट दैट स्टॉक। PSEs की बात करते हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, 2 साल बहुत चले, बहुत अच्छे रिटर्न्स भी दिए। उसके बाद अगर हम पिछले 8-9 महीने से देखें तो सबसे ज्यादा गिरावट उन्हीं में हो रही है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो डिफेंस हो। डिफेंस में थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन उतनी नहीं जितनी हम पहले देख चुके हैं। सो PSE एज ए सेगमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट कैसा लगता है आपको?
राइट। सो हम एक्चुअली लास्ट ईयर तक हम जून जुलाई तक काफ़ी इन्वेस्टेड थे PSU स्टॉक्स में। और उसमें हमारे जो फेवरेट्स थे वो डिफेंस एंड शिपिंग में थे, रेलवेज में भी एक दो पोजीशंस थी हमारी। बट इसमें अगर मैं अभी 2024 नहीं 2022 की बात करता हूँ, तो 2022 में इशू जो था वो ये था कि nobody was actually owning the stocks. Correct. And they were available at very low P's also. Very good, 2-3 P's पे थे, 7-8 P's पे मिल रहे थे स्टॉक्स। और इसमें बिजनेस कैसा होगा, बिजनेस कितना आएगा एक्चुअली, यही की विजिबिलिटी नहीं थी। लेकिन जब वो विजिबिलिटी आनी स्टार्ट हुई और लोगों को कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हुआ, तो उसमें पोजीशंस भी बढ़ी, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी बढ़ा, रिटेल इंटरेस्ट भी बढ़ा। तो ये सारे सब स्टॉक्स में री रेटिंग हुई। लेकिन 2024 के बाद अराउंड मिड ऑफ आई वुड से कि एक पॉइंट ये आ गया था कि जो वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हो गई थी, और वो मतलब एक डिफेंस कंपनी अगर अगले 10 साल का रेवेन्यू अपनी करंट वैल्यूएशंस में प्राइसिंग कर रही है, तो ऐसे में कोई भी होल्ड नहीं कर पाएगा। तो हमने बहुत अच्छा पैसा कमाया डिफेंस के स्टॉक्स में। लेकिन मुझे लगा कि वो वैल्यूएशंस किसी भी पॉइंट पे सस्टेनेबल नहीं है। सो आफ्टर इलेक्शंस एंड before the July budget last year, we actually exited all the PSUs. So अभी भी मुझे लगता है कि valuations PSUs में ज़्यादा है, even though correction हुई है, but again मैं जो पहला point कह रहा था कि price correction हो गई but time correction नहीं हुई है इन stocks में। तो I would expect कि इनमें time correction होगी। उसका मेरा confidence जो आता है वो इस चीज़ से आता है कि सरकार की जो फिजिकल सिचुएशन है इस टाइम पे वो थोड़ी टाइट है। ग्लोबल एक टैरिफ वॉर चल रही है, ग्लोबली वैसे भी एक्सपोर्ट्स में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, रुपी में वोलेटिलिटी है। एक अच्छा चीज ये है कि क्रूड डाउन है, तो थोड़ा वो सपोर्ट है। बट अदरवाइज मुझे लगता है कि थोड़ी है। फिर उसके अलावा ये काफी सारी सोशल स्कीम्स हैं जहाँ चल रही हैं, जहाँ पर इलेक्शंस में पैसा देना पड़ता है। तो माई सेंस इज की फिजिकल सिचुएशन टाइट है। और आप केपिक्स का टारगेट भी देखें तो 11 लाख करोड़ का ही है, जो पिछले साल था वही अप्रोक्सीमेटली इसलिए है। वो 11 लाख करोड़ में भी अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 11-12% का शॉर्टफॉल था लास्ट ईयर। तो अगर हम ये माने कि सेम केपेक्स का भी इस बार हो जाएगा, तब भी मतलब उसमें वहां पे पैसा जाना है, मेजर पैसा। तो डिफेंस की कंपनीज में प्रॉब्लम क्या होती है कि आज अगर ऑर्डर आया है तो पैसा आज नहीं आएगा, पैसा डिलीवरी पे आएगा। तो अगर 5 साल बाद सब मेरीन बन रही है, 5 साल बाद जेट बन रहा है, तो उसका पैसा भी 5 साल बाद आएगा, या फेजेस में भी आएगा, तो धीरे धीरे करके आएगा। तो उसमें वर्किंग कैपिटल जो होती है वो काफी स्ट्रेच हो जाती है। तो वो एक मेजर रिस्क है कि जो पेमेंट्स आनी है वो शायद टाइम पे ना आए। और उसके अलावा वैल्यूएशंस तो हैं ही एक्सपेंसिव। तो मेरे को कोई जल्दी नहीं है वापस से PSU स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। मुझे लगता है कि अभी टाइम करेक्शन और हो सकती है, शायद प्राइस करेक्शन ना हो, लेकिन टाइम करेक्शन हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर बैंक अमित कैसे लगते हैं आपको? सी वैल्यूएशंस काफी चीप हो गई थी लास्ट ईयर, और एक सॉर्ट ऑफ माहौल भी बन गया था कि ये चलेंगे ही नहीं स्टॉक। HDFC बैंक 5 साल से ऑलमोस्ट नहीं चला था 2019 से, एक्सेप्ट डिविडेंड यील्ड्स। तो डिविडेंड्स तो सारे बैंक्स अच्छे दे रहे थे, बट स्टॉक्स नहीं चल रहे थे। सेकेंडली क्या हो रहा था कि FI सेलिंग कॉन्स्टेंटली हो रही थी। तो FI सेलिंग में जो प्राइम सेलिंग होती है वो यूजुअली बैंकिंग होती है, 35% प्लस वेटेज है हमारी। तो वो एक नेगेटिव फेज था। लेकिन अगर आप बैलेंस शीट्स देखें तो उसमें काफी इंप्रूवमेंट हो गई थी। ऑलमोस्ट सारी बैंक्स क्लीन हो गए थे, एसेट क्वालिटी बेटर थी। सिर्फ रिटेल लोन्स जहां पे थे वहां थोड़ी प्रॉब्लम थी, बट कॉर्पोरेट लोन्स में प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि जो कोविड के बाद रैली आई थी उसमें काफी कॉर्पोरेट्स ने अपनी बैलेंस शीट डीलीवरेज कर दी थी और अपने लोन्स ही बेसिकली खत्म कर दिए थे। तो वो नाउ दे इफ दे हैव टू डू न्यू केपेक्स तो उनको लोन्स लेने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि क्रेडिट ग्रोथ थोड़ी वापस आनी चाहिए। मे बी पिछले साइकिल वाली ना आए, लेकिन एटलीस्ट 12-13-14% की क्रेडिट ग्रोथ आनी चाहिए। मे बी 18-20% ना आए, बट 12 से 14% आ सकती है, डिसेंट आ सकती है। तो उसमें दीज स्टॉक कैन बी डिसेंट कंपाउंडर। ऑल आर लेड बाय गुड मैनेजमेंट, डिविडेंड यील्ड्स अच्छी हैं, और 15-20% की सॉर्ट ऑफ रिटर्न भी आ सकती है। सो ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पे मे बी 10-12% की रिटर्न आ सकती है। सो दे आर डिसेंट देयर, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ से मल्टी बैगर बनेंगे। दे कैन बी स्टडी कंपाउंडर्स फ्रॉम हियर। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी की आपने बात की, क्योंकि आप क्लोजली ट्रैक करते हैं, तो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी इस समय कहाँ पे ज्यादा है सेक्टर्स में? जी
राइट, सो आई थिंक जो फ्यूचरिस्टिक थीम्स बेस्ड हैं, लाइक एरोस्पेस हो गया, डिफेंस भी एक तरह से है, प्राइवेट में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, ड्रोन्स पे लाइक फॉर एग्जांपल, या जो न्यू है टेक्नोलॉजीज़ हैं लाइक एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं, डेटा सेंटर्स जो हमारे नए आ रहे हैं, इन थीम्स में काफ़ी प्रिसिजन इंजीनियरिंग है, इन थीम्स में काफ़ी एक्साइटमेंट है, और काफ़ी इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग प्राइवेट मार्केट्स में ही आ रही है। सो अब वो प्राइवेट मार्केट से पब्लिक मार्केट की भी अपनी जर्नी होती है, अब वो लिस्टिंग पे क्या वैल्यूएशंस रहें, वो एक अलग मैटर रहता है, बट इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट इन जगहों पर काफ़ी है। जो फ्यूचरिस्टिक थीम्स में जैसे इथेनॉल बेस्ड भी थीम्स हैं, इनमें भी इंटरेस्ट काफ़ी है, बट आई एम नॉट श्योर कि ये वैल्यूएशंस आईपीओ लेवल पे लेनी चाहिए या पहले, अगर पहले मिल जाती है देन यू हैव टू सी अ बैड पीरियड ऑल्सो, लाइक अभी है कि प्राइवेट मार्केट्स में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, वैल्यूएशंस भी काफ़ी गिर गई हैं और डिस्ट्रेस भी है, सो वो किस पॉइंट पे आपको एक्चुअली एंट्री करनी चाहिए, दैट्स अ इन्वेस्टमेंट बेसिक क्वेश्चन, बट इंटरेस्ट इन थीम्स में मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा है, और अगले 4-5 साल भी रहेगा। अमित, एसएमई आईपीओ का जो हाल पिछले साल में था, लाइक इट वाज हॉट एंड सिजलिंग, राइट, तो अब कहीं ना कहीं ये लगता है कि फ्रॉथ इज ऑफ, अब गिने चुने एसएमई आईपीओ ही आ रहे हैं, क्या उनमें वैसा ही हो रहा है जो पिछले साल हो रहा था, या फिर कुछ बदलाव है, या वैल्यूएशन सटल हो गई है, या फिर पार्टिसिपेशन कम हो गई है? नहीं, पार्टिसिपेशन तो डेफिनेटली कम हुई है। उसका एक मेन रीज़न जो सेबी के नॉर्म्स चेंज हुए थे, लास्ट ईयर सितंबर में हुए थे, कुछ इस साल हुए हैं जनवरी से एप्लीकेबल, सो उससे काफ़ी आईपीओज अब हो ही नहीं पाएंगे, उस टाइप की वैल्यूएशन हो गई। इनफैक्ट जो अभी रिसेंट नॉर्म निकाला है सेबी ने, एक्सचेंजेस ने रादर, आई वुड से दैट एसएमई से मेन बोर्ड पहले ऑलमोस्ट 1 साल में ही हो जाता था, अब एसएमई से आपको मेन बोर्ड जाने में 3 साल वेटिंग पीरियड है, लगेगा, और उसमें भी 3 साल में भी देयर आर लॉट ऑफ फाइनेंशियल कंडीशंस, कि आपका 3 में से 2 साल आप प्रॉफिटेबल होने चाहिए, फिर आपका जो मर्चेंट बैंकर है वो 25% से ज़्यादा नहीं उसको बेचना है, ऐसे काफ़ी सारे नॉर्म्स नए आए हैं, तो उसकी वजह से जो एसएमई आईपीओ की एक्टिविटीज़ थी वो तो डाई डाउन हो गई है और हो जाएंगी, मुझे लगता है अगले 6 महीने भी डाई डाउन ही रहेंगी। तो जो आईपीओ अब आएंगे दे कैन बी रिसर्च्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, बिकॉज वो बहुत ही एक तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग फनल से फिल्टर आउट होके अब आएंगे। लास्ट ईयर तो ऐसा हो गया था कि एनी कंपनी विद वन शॉप वाज कमिंग आउट विद एन आईपीओ, राइट, सो एक ऑटो कंपनी थी जो 10 करोड़ के रेवेन्यू पे भी आ रही थी, सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स थे, तो वो मुझे लगता है कि वो फिल्टर आउट हो गया, उसमें जो पेन था वो करेक्शन भी हो गई है, शायद पेन और 3-4-6 महीने रहे, बट जो अब नए लिस्ट होंगे आई विल बी वॉचिंग देम आउट, क्योंकि वहां पर मुझे लगता है कि इतने सारे स्ट्रिंजेंट जो क्राइटेरिया लगाए हैं सेबी ने या एक्सचेंजेस ने, उसके बाद थोड़ा क्वालिटी मेंटेन होगी, बट अगेन एसएमई इज अ माइनफील्ड, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एसएमई में 90% कंपनीज यू हैव टू रिजेक्ट ऑन लाइक 10-minute रिसर्च, okay, बाकी जो 10% कंपनीज हैं, they can be good company, they can be bad, so you have to analyze them, whether to invest them or not. One last question, अमित, so यहाँ से मार्केट्स आपको कैसे लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे noises है, some are saying that it might come down, correction अभी पूरी नहीं हुई है, it will come to fill up the gaps technically, और अब ये भी माना जा रहा है कि ट्रम्प जो है उतना जालिम नहीं होंगे as far as the tariffs are concerned, और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ा आगे सुधर सकती है, तो ऐसे में मार्केट्स का क्या होगा? राइट, सो अनसर्टेनिटी डेफिनेटली है इस टाइम पे मार्केट में, बट मुझे लगता है कि जो ट्रम्प का एक पैनिक वाला फेज था, आई कॉल इट T3, ट्रम्प्स टैरिफ्स टैंट्रम्स, वो एक फेज खत्म हो गया है, अभी भी वो नॉइज चलती रहेगी, बट अब नेगोशिएशन स्टार्ट हो चुकी हैं, तो ये नेगोशिएशन हमारे पास 90 दिन का टाइम है टिल 9th of July, तो इसमें नेगोशिएशन आ जाएंगे। इंडिया मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट फर्स्ट और सेकेंड कंट्री होगा जहाँ पे एक्चुअली नेगोशिएशंस पॉजिटिव होंगी, सो इट कुड बी द केस दैट ये नेगोशिएशन जो है वो इफेक्टिवली ट्रेड वॉर बिटवीन इंडिया एंड बिटवीन चाइना एंड यूएस ही रह जाए, बाकी सबसे
नेगोशिएशन हो जाए, मे बी 0 for 0 टैरिफ्स हो जाए या मे बी लेस टैरिफ्स दैट 10% ऑल्सो, सो दैट विल बी अ पॉजिटिव। जो अच्छी चीज़ है इस टाइम पे वो ये है कि इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक जो स्टोरी है वो काफ़ी अच्छी है। तो इन्फ्लेशन डाउन है, क्रूड डाउन है, अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं है कोई मार्केट्स में, सो वो है। सो ये जो हम ग्रोथ चल रही है हमारे 6.5 की, ये थोड़ी बाउंस बैक हो जाएगी, मे बी दिस कैन गो टू 7.5% टाइप्स, सो वो पॉजिटिव है। अर्निंग्स मुझे लगता है कि अभी थोड़ी स्लो मोड में है, एटलीस्ट 6 महीने मॉडरेशन है, बट दैट विल ऑल्सो बाउंस बैक व्हेन द इकोनॉमी पिक्स अप, व्हेन दिस टैरिफ टेंट्रम्स phase is over, uncertainty is over, that will also bounce back. So आपको positions तो अभी बनानी पड़ेंगी, thinking about कि कहाँ पर पैसा ज़्यादा बन सकता है. So maybe next 3 months or so are a good opportunity to build a portfolio and just sit on it, and then reap the benefits after that. Technically जो आपने कहा, मुझे लगता है जो अभी रिसेंट का लो बना था अप्रैल में 21,750 के अराउंड का था, दैट टू टिल अबाउट 22,000, 23 to 200, maybe that is a good support. क्योंकि वहां पर वो जो फॉल था वो उसमें एक लिक्विडेशन काफी हुई है, रिटेल लिक्विडेशन ज्यादा हुई है, म्यूचुअल फंड में भी लिक्विडेशन हमने देखी है अभी, डेटा जो आया है उसमें। तो मुझे लगता है कि वो एक बुल मार्केट का जो बॉटम होता है, वी आर इन दैट प्रोसेस, ठीक है। अब उसमें अनसर्टेनिटी रहेगी, वोलेटिलिटी रहेगी, दैट इज पार्ट ऑफ द मार्केट्स, बट ये 22,500 to 24,500 ये एक बेस रहना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट निफ्टी। यहाँ से एक बारी बेस बन जाए, 3-4 महीने की और करेक्शन आ जाए, देन वी कैन मूव इट इनटू द नेक्स्ट हायर जोन, होपफुली, इफ ऑल द अनसर्टेनिटी गोस। यस अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो इनसाइट इनटू द मार्केट्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू गीतू जी फॉर इनवाइटिंग मी, एंड इट वाज अ प्लेजर इंटरेक्टिंग विद यू। Same here, sir. Thank you.